नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 3rd लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग जीएस के चारों ही पेपर में से 1, 2, 3 एंड 4 में से एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को लेते हैं और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। Also, highlight the measures taken by the government to protect the rights of persons with disabilities. भारत में विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। साथ ही विकलांगों या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांगजनों की अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी प्रकार की विकलांगता का अनुभव करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, दिव्यांगजनों की या फिर जो विकलांगता की जो प्रॉब्लम है, ये डेवलपिंग नेशंस में जो है वो और ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंसस 2011 के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 2.21% पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता का अनुभव करती है। तो अगर हम फिगर्स में बात करें तो भारत की जो टोटल 121 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें से 2.68 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि किसी न किसी प्रकार के जो है विकलांगता का अनुभव करते हैं। तो इनके सामने आने वाली बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ये एक सामाजिक कलंक या फिर सोशल स्टिग्मा के तौर पर देखा जाता है। जितने भी जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो उनकी जो विकलांगता होती है या फिर जो भी उनकी डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके प्रति जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जो है सोशल एक्सक्लूजन, समाज के जो मेन स्ट्रीम है उसमें नहीं रखा जाता। उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड, उनके लिए जो है अलग उनको जो है मेन स्ट्रीम समाज में जो है वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो उन्हें सोशल एक्सक्लूजन जैसी जो प्रॉब्लम है उसका भी सामना करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम जितने भी जो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके लिए और ज़्यादा ये बन जाता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है और ज़्यादा जो है ये एक स्टिग्मा का रूप में होता है। तो जिसकी वजह से जो है अगर लोगों का जो है नकारात्मक उनका एटीट्यूड होता है, तो जिसकी वजह से जितनी भी जो वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं विकलांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, तो उसका बहुत ही ज़्यादा जो है असर नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग बाहर नहीं आते हैं और ये बताने के लिए कि हम भी किसी ना किसी तरीके से डिसेबल्ड हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो लोगों के प्रति जो उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन, ठीक है, उनका शिक्षा। अगर उनकी हम शिक्षा को देखें तो उसमें भी जो है बहुत सारी चुनौतियों को देखा गया है। जो जैसे कि जो इतने भी जो बहुत सारे जो हैं, जैसे कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, मेंटली चैलेंज लोग जो होते हैं, उनके लिए जो है एक स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे इंडिया में जो है स्पेशल स्कूल्स जो हैं, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यहाँ पे जो है जितने भी जो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ट्रेंड टीचर्स हैं उनकी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर जितने भी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक अलग से मटेरियल, जो एजुकेशन मटेरियल होता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो शिक्षा पर, ठीक है, उनकी शिक्षा पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनके आगे जो एम्प्लॉयबिलिटी है या फिर स्किल ट्रेनिंग है उस पर जो है नकारात्मक असर पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि अगर कोई भी बच्चा जो होता है अगर वो डिफरेंटली एबल्ड होता है या फिर उसकी जो कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं तो उनको जो है उस स्कूल में, जो नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पर जो है फर्दर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने नहीं दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो एजुकेशन है उस पर नकारात्मक प्रभाव
देखने को मिला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर कि रिजर्वेशन भी नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लो एम्प्लॉयमेंट रेट अमंग डिसेबल्ड। तो जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनमें जो है उनमें उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी जो दिव्यांगजन होते हैं, डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, जिसकी वजह से जितने भी जो कॉरपोरेट्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको जो है एम्प्लॉय करने से जो है हिचकिचाते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स वगैरह हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल भी नहीं होती है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। प्रॉपर रैंप नहीं है कहीं पर, या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर उन लोग को जो है वो लोग जो जाके जो है काम करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट डेटा, ठीक है, अपर्याप्त डेटा। जितने भी जो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनको किस तरीके की उनकी नीड है। तो अगर हमें पता ही नहीं हो कि नीड क्या है लोगों की तो उसको हम लोग फुलफ़िल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनएडिक्वेट डेटा होने की वजह से जो है वहाँ पे लोगों के जो है हम लोग नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी जो सोसाइटी है उसको हम लोग एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है उसको एक रीड करना कि डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग टास्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कवरेज है, जितने भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है, सहायता दी जाती है, ठीक है, तो वो भी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि हमारे यहाँ डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद हम देखते हैं लो गवर्नमेंट प्रायोरिटी। ऐसा देखा गया है कि सरकार की जो प्राथमिकता होती है दिव्यांगजनों के प्रति वो भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मात्र करीब 2.21% जो पॉपुलेशन है केवल वही जो है दिव्यांगजनों से ग्रसित है, ठीक है, वही जो है वो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। तो इतने जो है एक तो स्मॉल चंक है, ऊपर से जो है बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें कि कोई भी जो है मॉर्टालिटी रेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है ये प्रायोरिटी पे कभी भी नहीं आ पाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं। तो इनका जो बजटरी एलोकेशन होता है इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद हम देखते हैं पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, ठीक है, योजनाओं का जो है खराब कार्यान्वयन भी देखा गया है। जितने भी जो फंड्स होते हैं कई बार देखा गया है कि उसका बहुत ज़्यादा जो है मिसमैनेजमेंट होता है। इसके साथ साथ जो है बजटरी एलोकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इनके प्रति जो इतने भी जो बजट, इनके जो वेलफेयर के लिए जितना भी जो बजट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखा गया है। और उसमें भी जो जितना भी जो फंड होता है अगर उसमें मिसमैनेजमेंट होगा तो जो एक्चुअली बेनिफिशियरी हैं उन तक जो है पैसा बहुत कम ही पहुँचता है। तो यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उनको बहुत तरीके के जो है चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 41 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि जो भी हमारी जो स्टेट है, ठीक है, जितने जो भी हमारे जो राज्य हैं, तो जितने भी जो राज्य हैं उनको यहाँ पे ये निर्देशित किया जाता है कि जितने भी बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अयोग्य आवश्यकता के मामलों में व्यक्तियों के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अधिकार सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये जो है राज्य सरकार का ये जो जितना भी जो स्टेट का कार्य है। इसी तरह अगर हम 7 शेड्यूल की बात करें, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल में भी जो यहाँ पर जो रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल जो है ये जो सब्जेक्ट है ये जो है 7th शेड्यूल की जो सूची जो है उसमें स्टेट लिस्ट में जो है इसको रखा गया है। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो हैं ऐसे स्टेप्स जो हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम कानूनी उपाय या फिर लीगल मेजर्स की बात करें तो 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है, इसको पास किया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या किया था, इसके अंतर्गत जो है डिसेबिलिटीज जो थी उसकी संख्या जो है 7 से बढ़ाकर
कितनी कर दी गई थी, वो 21 कर दी गई थी, जिसमें बहुत तरीके की जो अन्य डिसेबिलिटीज़ हैं उसको भी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, जैसे कि ड्वार्फिज्म, ठीक है, मतलब कि बौनापन, ठीक है, बौनापन को इसमें इंक्लूड किया गया था। स्पीच है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, उसको भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया था। सिकल सेल एनीमिया जो है उसको भी जो है डिसेबिलिटीज़ में ही जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, तो इस तरीके से कई प्रकार से यहाँ पे कई प्रकार की डिसेबिलिटी को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया था और इसकी संख्या को बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें रखा गया है, साथ साथ जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो है इनके रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी जो डिसेबल्ड हैं उनका रिजर्वेशन को बढ़ा के 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, वो 4% कर दिया गया था। और साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो डिसेबल्ड का जो रिजर्वेशन है उसको 3% से बढ़ाकर जो है वो 5% कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा। जितने भी जो चिल्ड्रन हैं जिनको जो विद बेंचमार्क, ठीक है, विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ जितनी भी हैं वो उन बच्चों को जो है वहाँ पे मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, जो कि 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है यहाँ पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितने जो ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग्स में रैंप होने चाहिए तो वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए। इसके बाद जो है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी यहाँ पर जो है एक प्रावधान रखा गया था, जिसमें कि जो है चीफ कमिश्नर होंगे और स्टेट कमिश्नर्स होंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा जो कि ये ओवरसी करेगा कि जितने भी जो एक्ट हैं, जितने भी जो स्कीम्स हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ जो है एक सेपरेट फंड, एक अलग फंड बनाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे ही जो है एक अलग से फंड बनाया जाएगा, जो कि जितने भी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर वित्तीय सहायता के लिए कार्य करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट के उनके लिए काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो पास किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, जब भी उनको जो है हेल्थ केयर दिया जाए या फिर उनकी जितनी भी जो सर्विसेज उनको दी जाती है उसमें एक प्रॉपर जो है एक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाए, ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट किया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें तो द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो है इसमें जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है सशक्त करने की बात की गई है, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से इनेबल कर देना है ताकि वो जो है अपना एक इंडिपेंडेंटली रह सकें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली रह सकें और वहाँ पे रह सकें जहाँ पर कि उनकी जो है सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सके। तो उनको इस तरीके से इनेबल कर देना है, उनको इस तरीके से सशक्त कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता के लिए एक अलग विभाग का भी गठन किया गया है और ये विभाग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो है यहाँ पे काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को भी बनाया गया है, जो कि जितने भी जो हियरिंग डिसेबिलिटीज से जितने भी जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए जो है साइन लैंग्वेज से जो है उनको बातें समझाई जा सकें। इसके बाद हम देखेंगे अन्य बहुत सारी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो भी लेकर के आई है, जैसे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है ये एक नेशन वाइड कैंपेन है, ठीक है, ये पूरे ही देश में चलाया जा रहा है, जिससे कि जितने भी जो दिव्यांगजन हैं उनकी यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पर जो है वो ध्यान दिया जा सके, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जितनी भी जो बिल्डिंग्स है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे भी जो है वो डिसेबल्ड
फ्रेंडली होनी चाहिए, जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो है वॉशरूम्स होने चाहिए डिसेबल्ड के लिए, ताकि जितने भी जो पर्सनस हैं डिसेबिलिटीज़ जो ग्रसित हैं, ठीक है, उनको भी जो है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है समाज में दी जा सके, ताकि वो भी जो है इंडिपेंडेंटली रह सकें, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रह सके, और जो है ये हर अपनी तरीके से जितने भी जो अपने जो उनके जितने भी जो लाइफ में जो है वो फुल्ली जो है जो है कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का, ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है यहाँ पर जो है जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किसी न किसी प्रकार के जो फिजिकल एड्स होते हैं, जैसे कि जो हियरिंग मशीन होती है, या फिर जितने भी जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस होते हैं वो उपलब्ध कराया जाता है सीनियर सिटीजन्स को। इसके बाद हम देखते हैं सुगम्य पुस्तकालय, जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है कि 2022 तक, वर्ष 2022 तक करीब 2.5 बिलियन 25 लाख लोगों जो कि किसी न किसी प्रकार से विकलांगता से ग्रसित हैं, उनको जो है यहाँ पे उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनको यहाँ पर कवर करने का इसमें प्लान रखा गया है, ताकि जो है उनकी जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, उनके कौशल विकास पर कार्य किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंस टू ए डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कई प्रकार के जो है लिविंग डिवाइसेस या फिर असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो उनको जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो यहाँ पर जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम। तो यहाँ पर जो है जितने भी जो स्टेट्स हैं, जितने भी जो राज्य हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की जो है फाइनेंशियल सहायता या फिर हम कह सकते हैं वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि जितने भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट एक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में राज्य सरकार को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट आईडी का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, जो कि और ये जो है ये 2016 में लेकर के आया गया था, ठीक है, 2016 में लेकर के आया गया था। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के द्वारा जो है इसको चलाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एक यूनिक आईडी दे दी जाती है, जिसमें कि उनके जितनी भी डिसेबिलिटी डिटेल्स होती हैं वो सारी ही दी होती हैं। इससे क्या होगा, इससे एक नेशनल डेटाबेस जो है उसको तैयार किया जाएगा, जिसमें कि लोगों की डिसेबिलिटी आईडीज़ दी गई होंगी, ताकि क्या कर सके, जितने भी जो सरकार द्वारा जितने भी जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उन तक जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है उन तक पहुंचाया जा सके, और पूरे ही इस प्रक्रिया में जो है एक ट्रांसपेरेंसी को जो है यहाँ पे इंश्योर किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को जो है यहाँ पर डेवलप किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, इसके बाद एक स्कीम है जो कि यहाँ पे दी नहीं गई है, वो है दीनदयाल डिसेबल्ड, ठीक है, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी जो NGOs हैं उनको जो है वहाँ पे ग्रांट्स एंड एड दिया जाएगा, उनको एड देने का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, जिससे कि जो है यहाँ पे वो खुद से ही जो है वो और ज़्यादा जो है वॉलंटरी एक्शन ले और डिसेबल्ड पर्सन के प्रति जो है वहाँ पे कार्य कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमें जो है अर्ली प्रिवेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हमें जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। फॉर
एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो केरला है, ठीक है, जो केरला स्टेट है, वहाँ पर जो जितने भी जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंतर्गत जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो है उन अर्ली एज में ही जो है उनको उनकी डिसेबिलिटी का पता लगाया जा सके और जो है उसको वो अगर क्योर हो सकता है तो उसको क्योर कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक मास अवेयरनेस, मास जो है लोगों में जो है जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे एजुकेट किया जा सके, उनको जो है कई प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जितनी भी जो सक्सेस स्टोरीज हैं डिसेबल लोगों की, उनके बारे में जो है उनको बताना चाहिए, ताकि जो है वो भी मोटिवेट हो सकें अपने जीवन में कुछ करने के लिए। इसके बाद है उनके स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी पे, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके अंदर जो है एक एम्प्लॉयबल स्किल्स, जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके अंदर भी जो है एम्प्लॉयबल स्किल्स को जो है इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में उनको जो है एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके साथ साथ जो है बजटरी एलोकेशन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि जो है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए और ज़्यादा कार्य किया जा सके। टीचर्स ट्रेनिंग पर, शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो स्पेशल नीड है उनको एड्रेस किया जा सके और उनको एक बेहतर एजुकेशन जो है वो दिया जा सके। इसके साथ साथ जो है शिक्षा, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी जो चिल्ड्रन हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए एक अलग से जो है यहाँ पर पूरा करिकुलम जो है वो डिवाइस होना चाहिए, और साथ साथ जो है उनके लिए एक अलग से एजुकेशन मटीरियल जो है वो भी उसको भी बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जितनी भी जो स्कीम्स हैं उनका जो है ठीक ढंग से जो है इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उनके जो स्कीम्स जो हैं वो किस तरीके से जो है काम कर रही हैं उसको मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं उसके लिए जो है उसको ठीक से जो है मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हम लोग जो जितने भी जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है, डू यू थिंक फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैम्पर्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्रिटिकली एनालाइज। क्या आपको लगता है कि शासन की फ्रीबी मॉडल या फिर मुफ्त की राजनीति भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालता है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर फ्रीबी जो है वो होता क्या है। लोगों को लुभाने के लिए या फिर लोगों के वोट को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर सरकार द्वारा बहुत सारी जो है वस्तुएं या फिर सेवाएं जो है वो मुफ्त में दी जाती हैं, या फिर रियायती दरों पर, डिस्काउंटेड रेट पे जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे कि मुफ्त में पानी दिया जाता है, मुफ्त में बिजली दी जा रही है, दिल्ली सरकार द्वारा जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको मुफ्त में पानी बिजली दी जा रही है, तो ये एक प्रकार का जो है फ्रीबी ही है। इसी के साथ साथ जो है सरकार द्वारा जो है टैबलेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स बांटे जाते हैं, बाइसिकल बांटी जाती है, ठीक है, स्विंग मशीन है, या फिर हम कह सकते हैं जो टेलीविजन सेट्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। तो ये क्या है कि एक प्रकार का फ्रीबी है। तो ये जो फ्रीबी मॉडल की अगर हम शुरुआत देखें तो ये कहाँ से, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है ये सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत की थी 2006 में, जहाँ पर कि उन्होंने जो है वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने वादा किया था कि जितने भी लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको जो है फ्री में टीवी सेट्स और एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। और वहाँ पे जो है ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये सक्सेसफुल भी हुआ था। इसी के बाद कई अन्य राज्य जैसे कि तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स जो है वो बांटे गए हैं। तो यहाँ पर जो है कई अन्य राज्यों में भी जो है फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो देखा गया है। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उसको बोला है कि आप फाइनेंस कमीशन या फिर हम कह सकते हैं ये जो वित्त
सॉरी जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, वो उसको जो है वहाँ पे बोला है कि आप उन केंद्र सरकार को बोला है कि आप फाइनेंस कमीशन के साथ कंसल्ट करिए कि जितना भी जो पब्लिक का जो पैसा लग रहा है फ्रीबीज बांटने में, क्या उसको किसी भी तरह जो है रेगुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है क्या उसको रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे आखिर इंडिया में जो है ये किस तरीके से जो है इसके जो है इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो इंडिया में ये जो फ्रीबी मॉडल जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो हम देखेंगे कि आखिर जो है इसका क्या क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो राइट टू फूड जो है, ठीक है, राइट टू फूड जो कि आर्टिकल जो है 21 में जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी जो हर इंसान जो है वो जो है कोई भी भूखे पेट जो है वो ना सोए। आज भी इंडिया में जो है 269.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उन सभी के जो है जो खाद्य सामग्री है उन तक पहुंचाने के लिए जो है ये जो फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोविड के बाद से हम देखते हैं कि ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, जबकि जितने भी जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो वहाँ अपने यहाँ चले गए थे, उनका जो है वहाँ पे कार्य नहीं था। तो उसके बाद से भी हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो है अभी आज भी जो है 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसके बाद हम देखते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सरकार जैसे अलग अलग स्कीम्स लेके आई है, जैसे कि विडो पेंशन स्कीम है, ठीक है। मुफ्त में जो है महिलाओं को जो है स्विंग मशीन बांटी जाती है। महिलाओं को जो है उनको जो है स्विंग मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको जो है अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है अचार बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए, ताकि जो है वो खुद से जो है एक उनको जो है वो हम लोग आर्थिक रूप से जो है सशक्त कर सकें। तो वुमेन अपलिफ्टमेंट में भी ये जो है फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ के लोगों को जो है वहाँ के लोगों के लिए जो है ये फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि उनकी एक ज़रूरत है, ताकि वहाँ के जो गरीब हैं हम उनको जो है उनका उत्थान कर सकें, ठीक है। उनको जो है फ्री में मुफ्त में या उन मुफ्त में जो है हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, उनको जो हम मुफ्त में जो है फूड प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के जो पुअर लोग हैं उनका भी जो है अपलिफ्टमेंट हो सके और हमारे देश में एक जो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है वो देखी जा सके। इसके बाद हम देखते हैं बूस्ट इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत तरीके से बढ़ावा देता है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये जो फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कहीं ना कहीं जो हमारे कंजम्पशन लेवल जो है, ठीक है, कंजम्पशन लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर सरकार उस पर जो है लोगों के लिए खर्च करती है तो उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि उनका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो हम अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन लेवल लोगों का बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इससे जो इनकम गैप है रिच और पुअर के बीच में वो कहीं ना कहीं हमें जो है कम होता दिख रहा है। और जो है अगर कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर, सोशल इक्वालिटी को भी ये बढ़ावा देता है। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, रोज़गार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराता है। जैसे कि महिलाओं को मुफ्त में जो है सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो प्रोत्साहित होते हैं। उनके अंदर जो है इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी, शिक्षा और डिजिटल
डिजिटल साक्षरता को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी जो गर्ल्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए या फिर हम कह सकते हैं उनके ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए, ठीक है, तो सरकार द्वारा उनको जो है कई तरह से इनकरेज किया जाता है, बहुत तरीके से मदद दी जाती है। जैसे कि उनको जो है स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए जो है और ज़्यादा इनकरेज हों। जितनी भी जो लड़कियां हैं उनके ड्रॉप आउट रेट को जो है कम करने के लिए जो है उनको बाईसाइकिल जो है मुफ्त में दी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये शिक्षा में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो है स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसको भी बांटा जाता है, जिससे भी जैसे कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उससे भी जितने भी जो बच्चे हैं वो क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जब बच्चे जो हैं वहाँ पे स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उनके अंदर जो है डिजिटल साक्षरता जो है उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, इन सभी में जो फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है जुड़े मुद्दे भी हैं, तो हम इसके साथ जो जुड़े इश्यूज जो हैं अब हम उस पर एक बार नज़र डाल लेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बर्डन ऑन एक्सचेकर। राजकोष पर बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है। तो जो हमारा जो पब्लिक एक्सचेकर है, ठीक है, उन पर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक बर्डन है, जिसके कारण से जो है फिस्कल डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम भी इंडिया में देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल दिल्ली राज्य की बात करें तो दिल्ली में जितनी भी जो वुमेन है उनका डीटीसी बस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जितनी भी बसेस हैं उसमें जो उनकी ट्रैवल जो है वो फ्री है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि सक्षम है वो टिकट लेने के लिए, वो पैसे देने के लिए, लेकिन सभी के लिए फ्री है, जो कि और इसके लिए जो है सालाना जो है 300 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो एक्सचेकर पे जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो डेब्ट, ठीक है, डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। यही अगर हम केवल पंजाब का देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सब्सिडी बहुत तरीके की दी जाती है, जिसके कारण वर्ष 2021-22 में, ठीक है, ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है पंजाब में बढ़ के कितना हो गया था, 53.3% हो गया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सचेकर पे जो है बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बर्डन ऑन टैक्स पेयर, करदाता पर भी बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि जितनी भी जो फ्री में जितनी भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली में जो है वो फ्री नहीं होते। इसका जो अल्टीमेटली पेमेंट जो है वो कौन करता है, वो टैक्स पेयर ही करता है। अगर हम लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने बोला था कि जितना भी जो पेट्रोलियम सेस आया है, ठीक है, पेट्रोलियम सेस जो 2020-21 में कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 3.4 लाख करोड़, जिसमें से कि जो बिगेस्ट चंक है, ठीक है, बिगेस्ट चंक है वो जो है फ्री वैक्सीन के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। तो अल्टीमेटली जो है ये टैक्स पेयर का ही जो पैसा है उसी से जो है ये सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमी देखी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है, यहाँ पे लोग जो है अपनी एक्चुअल इनकम जो है, ठीक है, एक्चुअल इनकम जो है उसको कहीं ना कहीं हाइड करते हैं, ताकि उनको भी जो है वो भी जो है मुफ्त का जो राशन है या फिर जो मुफ्त की चीज़ें हैं उसको पा सकें। तो इससे क्या होता है, अगर लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, फ्री में अगर उन्हें बस में यात्रा करने को मिल रहा है, फ्री में अगर उनको पानी मिल रहा है, तो जो वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है वो सरकार को नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो टैक्स कलेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारा डाउन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डिस्टॉर्ट एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़, ठीक है, विकृत व्यय प्राथमिकताएं, ठीक है। तो जो हमारी जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ होती हैं उसको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि जो फंड्स जो होते हैं वो तो लिमिटेड हैं। वो अगर जो है सरकार जो है अगर फ्री
फ्रीबीज देने के लिए अगर उसको यूज़ करेगी तो हमारे जो और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या फिर कहीं पे जो है जो और ज़्यादा जो ज़रूरी काम है, कहीं ना कहीं उसको जो फंड्स जो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो उससे जो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उससे कहीं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैम्पर होते हैं। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, पर्यावरणीय दुर्दशा भी होती है। यहाँ पे जब भी रिसोर्सेज जो है किसी को अगर मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं तो हमें जो है ये ऐसा माना जाता है कि जो मुफ्त की चीज़ें होती हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा जो है कदर नहीं होती, जिससे कि जो है हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे कि कई बार देखा गया है कि कई बार देखा गया है कि अगर खेत में जो है पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, तो वहाँ पे कोई भी उसको जो है वहाँ पे जो है उसको जो पंप होता है उसको बंद नहीं करता है, काफ़ी टाइम तक पानी बहता रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है हमारी जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद होती है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो है सरकार द्वारा जो है फार्मर्स को जो है फ्री में जो है फर्टिलाइज़र्स जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो लोग को पता ही नहीं होता कि कितना फर्टिलाइज़र डालना है, जिसकी वजह से जो हमारी जो सॉइल की जो हेल्थ है वो अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मक रूप से अफेक्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जो है यहाँ पे ये खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि ये जो जितना भी जो फ्रीबीज दिया जाता है सरकार द्वारा या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जब इसको जो प्रॉमिस किया जाता है तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जो है जितने भी जो वोटर्स हैं उनकी चॉइसेस को कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे कि जो पूरा जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि जो हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने कहा बोला था कि ये एक तरह से इसका मतलब ये है कि हम वोटर्स जितने भी हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से जो है रिश्वत दे रहे हैं, तो इससे हमारे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रावधान है कहीं ना कहीं वो पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो ये जो फ्रीबी मॉडल है इसके साथ क्या क्या इश्यू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या है, नो लीगैलिटी टू प्रोमिसेस, वादों की कोई भी वैधता नहीं होती, ठीक है। जितने भी जो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रकार का कोई भी वादा करता है इलेक्शन के पहले, तो अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरा करता है कि नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उनको जो है अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो है वो मजबूर नहीं किया जा सकता है, ना ही जो है आरपीए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जो है सेक्शन 123 में इसकी कोई भी जो है प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जितने भी जो प्रोमिसेस हैं उनकी कोई भी वैधता नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं एन एडवांटेज टू पार्टी इन पावर, सत्ता में जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन आने वाला है उससे पहले ही बहुत सारे स्कीम्स जो हैं उसको अनाउंस करके उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में है उसके लिए एक एडवांटेज होता है। तो ये भी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो पूरा जो प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं जो है वो निगेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट आचरण, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी हम लोगों को फ्री में कोई भी चीज़ देते हैं, ठीक है, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है या फिर उनका जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उनमें कम देखी गई है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है मिनिमल एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है चीज़ें तो मुफ्त में मिल जाएंगी या फिर डिस्काउंटेड रेट पे मिली जाएंगी। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनमें जो है कई बार जो है करप्शन भी देखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो है बहुत ही ज़्यादा सीमित शक्तियां हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद में उसने क्या क्या प्रॉमिस किया है, वो किस प्रकार से जो है कौन कौन से फ्रीबीज जो है वो बांट रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन का कोई भी जो है इसका मतलब कि उसको रोकने के लिए कोई भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी जो है वो
पावर नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इसमें किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें हम आगे क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि जो है यहाँ पे फ्रीबी मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है उसके जो दुष्प्रभाव है हम उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है डिमांड बेस्ड फ्रीबीज होनी चाहिए, मांग आधारित मुफ्त उपहार होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी जो मेरिट गुड्स हैं, मेरिट गुड्स वो होते हैं जो कि किसी टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए हैं। केवल उन तक ही जो है ये जितने भी जो फ्रीबीज हैं उनको वो पहुँचाना चाहिए। जैसे कि हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो है लोगों को मुफ्त में या फिर हम डिस्काउंटेड रेट पे जो है लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है। तो ये एक टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए होनी ज़रूरी है ताकि इससे जो है सोसाइटी का कल्याण भी हो सके और हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर भी ना हो। इसके बाद हम देखते हैं मोर पावर टू इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग को जो है अधिक शक्ति देने की ज़रूरत है ताकि जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है, उसको रेगुलेट कर सके। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको रेगुलेट करने की शक्ति जो है इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए ताकि जो फ्रीबीज जो बहुत ज़्यादा बांटे जा रहे हैं उसको बहुत हद तक जो है वो कम किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है, जो पारदर्शिता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी जो चीज़ें जो उपलब्ध कराई जा रही हैं वो जो रियल बेनिफिशियरीज़ हैं उन तक पहुँचे, किसी भी घोस्ट बेनिफिशियरी के पास ना पहुँचे, जिससे कि जो है सरकार पे अत्यधिक बर्डन, जो फिस्कल बर्डन जो होता है वो ना पड़े। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि वो अपना कार्य जो है वो ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। वो जितने भी जो उनको जो काम है लोगों को वेलफेयर का वो अपना ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कल्चर है पूरा, ये जो फ्रीबी का, ये बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबल नहीं है हमारी सोसाइटी एट लार्ज के लिए लॉन्ग रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में जो है ये बिल्कुल भी जो है सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है जितना भी जो फ्रीबी का जो बजट है उसको कहीं ना कहीं हमें लिमिट करने की ज़रूरत है। और जी जो हमारी जो सरकार है जितना भी जो पैसा जो फ्रीबी मॉडल में खर्च करती है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है सरकार के लिए कि लोगों को सशक्त करे, आर्थिक रूप से सशक्त करे, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, उनके कौशल प्रशिक्षण पे जो है ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी सरकार जो है अगर वो अच्छे से अपना कार्य कर रही है, जितनी भी जो लोगों की नीड है उसको पूरा कर रही है, लोगों को सशक्त बना रही है, लोग क्या चाहते हैं अगर उसको पूरा कर रही है, अगर गुड गवर्नेंस है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे जो है फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पूरा जो ओनस है कंट्रोल करने का फ्रीबी मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, ठीक है, तो ये जो है ये लोगों पर है, ये पॉलिटिकल पार्टी पर है, ठीक है, कि इसको किस तरीके से जो है वो कम किया जा सके ताकि जो है हमारे आगे आने वाला जो भारत का भविष्य है उसको और बेहतर किया जा सके, उसके डेवलपमेंट में और ज़्यादा कार्य किया जा सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग despite its huge potential, organic farming faces several challenges in India. Analyze. जैविक खेती क्या है? अपनी विशाल क्षमता के बावजूद जैविक खेती भारत में कई चुनौतियों का सामना करती है, इस पर विश्लेषण करें, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती जो है वो होती क्या है। तो ये एक ऐसी कृषि प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी प्रकार का जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर, नेचुरल जो है प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, और जिससे कि जो है यहाँ पे फसल की उपज बढ़ाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स पौधों को दिए जाते हैं उसमें फल की मात्रा बढ़ाने के लिए, फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो वो किसी भी प्रकार के जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, उनका यूज़ नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पे जो है ये लोग ये जो पूरी खेती जो होती है इसको जो है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन है और जो है क्रॉप रेसिड्यूज जितने भी जो होते हैं उसी को जो है वापस से जो है खेतों में लगाया जाता है, उसको एज मैन्योर जो है यूज़ किया जाता है और उसी से सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो है बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है और किसी भी प्रकार के जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि बात की है कि यहाँ पे इसका ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया में, तो यहाँ पे कुछ हम इंडिया के आंकड़ों के बारे में भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स की जो संख्या है इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। इंडिया में 30%, ठीक है, 30% ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे जितने भी जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं उनका 30% जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो इंडिया में ही है। और इंडिया की अगर हम रैंक देखें कि एरिया कितना है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो वो जो है इंडिया का जो 9th वो उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 9th है। तो इंडिया का करीब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि करीब 2% नहीं सॉरी करीब 2.5% 2.59% जो एरिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है, जो कि बहुत ही जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कम है, क्योंकि यहाँ पे 30% से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो टोटल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उसके, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जो एरिया है वो बहुत यहाँ पर कम है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया में करीब 6 लाख ऑर्गेनिक फूड फार्मर्स हैं और जो इंडिया की जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट है वो जो है ये 100 करोड़ नहीं, ये करीब 4000 करोड़ रुपीस की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑर्गेनिक कॉटन का भी, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉटन का इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर भी है। इसके बाद अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया में अलग अलग तरीके के जो है करीब जो है 300 ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्ट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं 20 डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि जो है ऑयल सीड्स है, फाइबर है, शुगर केन है, सीरियल्स एंड मिलेट्स हैं, कॉटन, पल्सेस, अरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, टी, कॉफ़ी, फ्रूट, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोसेस्ड फूड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से इंडिया में जो है 300 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसको उनका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट की बात करें, जो कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये जो है इंडिया में जो है इसकी अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो ये करीब 1040.95 मिलियन यूएस डॉलर के करीब जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो अंतिम आंकड़े जो अवेलेबल हैं वर्ष 2020-21 के, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर यहाँ पे इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, स्थायी कृषि स्थायी कृषि फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती है उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम किया जाता है, जिससे कि क्या होता है पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम किया जाता है। इससे जो है सॉइल फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है, सॉइल इरोजन को जो है यहाँ पे वो डिक्रीज़ होता है। तो इस तरीके कई तरीके जो है यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फार्म प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ऐसे क्या होता है जब हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, तो वो जो है जब भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है नीचे जो ग्राउंड वाटर पे जाके ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ ही नहीं करें, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर जो पल्यूट हो रहा है तो उससे भी जो है हमें जो है उससे भी जो वो जो पल्यूट हो रहा है तो उससे भी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो भी हमें नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितना भी जो एनिमल वेस्ट होता है वो वापस से जो है फार्म प्रैक्टिसेस में ही यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्म प्रैक्टिसेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग देखें तो उससे ज़्यादा यहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि ये जो रूरल एरियाज़ हैं अगर हम वहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ावा देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया की जो कृषि इंडिया जो है वो एक कृषि आधारित कृषि इंडिया जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो रूरल पॉपुलेशन है वो एक छोटे मतलब कि वो कृषि पर ही जो है अपना जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर वहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस को हम लोग लेकर के आते हैं तो यहाँ पर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जिससे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ में उसको भी बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट है इससे जो है अलग अलग तरीके से जो है बाद में किस तरीके से मार्केट में पहुंचाना है, उसकी लॉजिस्टिक्स क्या है, मार्केट किस तरीके से कैप्चर करनी है, उससे भी अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, किफ़ायती होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंथेटिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो है उसका यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। वाटर कंजर्वेशन जो ऐसा देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो उस वहाँ पर जो है जो मिट्टी होती है उसकी सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, जो कि उसको पानी को जो रोक के रखती है मिट्टी, वो कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उससे जो है जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको बार बार पंप नहीं चलाना पड़ता है, तो उनकी जो बिजली का जो खर्चा आता है वो भी कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, मिट्टी की जो है ये उर्वरता भी बढ़ाता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ नहीं होता, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सॉइल की जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा जैसे कि हमने देखा है पंजाब हरियाणा में जहाँ पे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की जो सॉइल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जहाँ की सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स जो है यूज़ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल हेल्थ भी जो है वो अच्छी होती है। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक इको फ्रेंडली है। ठीक है, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी जो एक सेकेंड, तो हम इसको कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। इससे जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होता है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि पंजाब में जो है स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर अभी तक जो स्टबल बर्निंग, जितने भी जो पैडी से जो रेसिड्यू जिसको हम जला देते थे, उसको फार्मर्स क्या करेंगे, उसको वापस से जो है अपने खेत में एज मैन्योर, ठीक है, एज मैन्योर जो है, एज कंपोस्ट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो जलाने से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसको भी कम करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जब हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो वो जो बह के जो नदी नालों में जाता है तो उस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एल्गल ब्लूम जैसी समस्या को देखने हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बहुत ज़्यादा जब फर्टिलाइजर्स का यूज़ ही नहीं करें तो एल्गल ब्लूम जैसी जो समस्या है वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कंपोस्ट और मैन्योर्स की ज़रूरत होती है, कंपोस्ट एंड मैन्योर्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जितना भी जो म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है, ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन का और ट्रीटमेंट का भी जो है बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा, तो जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है ये। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है अलग अलग कई प्रकार के जो है यहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमारे वो जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे कि केरला में देखा गया है, ठीक है, जो एंडोसल्फान का यूज़ होता था तो उससे वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देखी गई थी। उसको जब कंज्यूम करते हैं कोई भी व्यक्ति वो क्रॉप्स को जिस पे कि एंडोसल्फान वगैरह डला होता है या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर डला होता है, तो उससे जो है हेल्थ जो है उसको हेल्थ पे जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे ये हेल्दी ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं हायर प्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि फार्मर्स की इनकम जो है उसको डबल करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जो है फार्मर्स का जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है करीब 25% तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वहाँ हम देखते हैं कि जो अगर मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो
इनपुट कॉस्ट है वो तो कम है, लेकिन उनको जो प्राइजेस मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इससे जो हमारे फार्मर्स के जो इनकम को डबल करने का जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। सब्सिडी पर सरकारी खर्च को जो है कम करता है। यहाँ पे जो है सरकार अलग अलग तरीके से जो है फर्टिलाइज़र के लिए या फिर जो और जो इतना भी जो यूरिया के लिए हम मेनली कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो है सब्सिडीज़ दी जाती हैं फार्मर्स को, जिसको कि जो है अगर हम लोग यूरिया यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सरकार का जो सब्सिडीज़ के ऊपर खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और वो जो पैसा है वो हम अलग जो है कई प्रकार से अलग अलग जो है भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस्ड इम्पोर्ट बिल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। कम आयात बिल और जो है कम चालू खाता घाटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी जो है हम लोग जो है यहाँ पर कई प्रकार से जो है यूरिया प्रोडक्शन के लिए जो है हमें जो है नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम पोटैश को यहाँ पर अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पोटैश फर्टिलाइज़र के लिए जो है हम लोग जो है 100% जो है इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, जिससे कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ही अच्छी सी बात है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो फार्मर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इसकी यील्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो उसकी जो कॉस्टिंग जो होती है पूरे उसको उगाने की, वो जो है एक तरह से हम देखते हैं कि वो हाई हो जाती है। ठीक है, और जो फूड आइटम्स की जो कॉस्टिंग होती है वो रिलेटिवली जो हाई होती है। जितने भी जो हमें अगर हम मार्केट से लेने जाए कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो इसकी जो है कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए भी भारत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जहाँ पर कि जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में 80 करोड़ लोगों को अभी भी, ठीक है, जो है लोगों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो यहाँ पे जो इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो है अगर यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ावा देते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर लो प्रोडक्टिविटी होगी तो हम लोग जो है सभी लोगों को जो है खाना नहीं पहुँचा पाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम सबको पहुँचा नहीं पाते तो हमें क्या होगा, वीट जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो हमने वीट, गेहूँ, चावल अगर जो हम लोगों को देते हैं तो उसके लिए जो है हमें इस पे जो है इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो जो कि हमारे जो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, तो जितना कि कन्वेंशनल फार्मिंग में, ठीक है, अगर इतने से पैच के लैंड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमें लार्जर एरिया चाहिए होगा, ठीक है, उतना ही प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है एक एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगा। इसके बाद हम देखते हैं हायर प्राइसेस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। जैविक भोजन की जो है अधिक भोजन की जो है कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने देखा था कि डिमांड हाई है, क्योंकि हमने देखा था कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, मात्र 2.59% ही इंडिया के लैंड एरिया पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो जिससे जो ऑर्गेनिक फूड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ऑर्गेनिक फूड जो मार्केट है वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है। तो यहाँ पे जो फार्मर की ट्रेनिंग्स है, उसकी पैकेजिंग है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है, तो उन सब को अगर हम लेते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट से जाके हम लोग खरीदते हैं, उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। पेस्ट अटैक, ठीक है, कीट का जो हमला होता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
क्योंकि जहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे जितने भी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं पेस्ट अटैक के, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि पूरी पूरी क्रॉप जो है वही फेल हो जाती है, क्रॉप फेलियर जैसे, या फिर जो है काफ़ी जो लो प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है फार्मर्स के अंदर, जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर जो है जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो फार्मर्स जो है उनको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में ही नहीं पता उनको। तो कई बार उनको लगता है कि हम जो है इतनी ही ज़मीन पर जो है अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस है वो उसमें भी जो है फार्मर्स की कमी के कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कम्बरसम एंड एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन प्रोसेस, बोझिल और महंगी प्रमाणन प्रक्रिया है। ठीक है, तो जितने भी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे इसके चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पर इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं ताकि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इसके साथ साथ जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके के सरकार द्वारा जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो हम आगे क्या क्या कर सकते हैं अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो है फाइनेंशियल हेल्प, जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको वित्तीय सहायता देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है और ज़्यादा जो है प्रमोट कर सकें, उसको और ज़्यादा जो है बूस्ट कर सकें। जितनी भी जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं, जितने भी जो कन्वेंशनल फार्म प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जैसे कि जितने भी फर्टिलाइज़र हो गए उस पर हमने सब्सिडीज़ सबसे ज़्यादा उस पर जाती हैं। तो इस तरीके की जो सब्सिडीज़ हैं तो वहाँ पर दी जाती हैं। तो लेकिन अब जो फार्मर्स अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो उनके पास जो है बहुत तरीके से जो है उनको जो है वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। और ये जो ICAR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने ऐसा उनकी फाइंडिंग्स है कि जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स में जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 6.7% तक जो है वो डिप हो जाती है। तो जो फार्मर्स हैं उनको जो है वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट। ठीक है, इसका बाज़ार जो है अभी बहुत ही ज़्यादा जो है परिपक्व नहीं है, मार्केट फैसिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो हमें जो है मार्केट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जो है हम लोग ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स की सेल्स को, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर बहुत ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स हैं, उनको डेवलप करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल ट्रेनिंग जो है, कौशल प्रशिक्षण जो है फार्मर्स के अंतर्गत वो देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो लोग जो है जैविक खेती को जो है आसानी से अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज अवेयरनेस, जागरूकता में वृद्धि लानी होगी ताकि जो है यहाँ पर हम फार्मर्स में, कंज्यूमर्स में जितने भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में हम उन्हें बता सकें। इसके साथ साथ जो है ये पॉकेट फ्रेंडली या फिर कम मूल्य पर जो है बाजार में उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो है सभी लोग जाके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जो है वो खरीद सकें, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल उसके प्राइसेस जो हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो इसको एक इनकम फ्रेंडली या फिर हम कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये हमारे जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, जो फार्मर्स की इनकम को जो डबल करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे जो और लक्ष्य हैं जिससे कि जो हम लोग लैंड और सॉइल हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उसको भी हमारे लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं जैसे कि हमने बात की। तो ऑर्गेनिक खेती को हमें और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
अगला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन पार्टिसनशिप, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन सिविल सर्विस। गैर पक्षपात क्या है, सिविल सेवा में ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नॉन पार्टिसनशिप या फिर गैर पक्षपात जो है उसको समझेंगे। तो गैर पक्षपात क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जब जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब अपनी जो है एक राजनीतिक तटस्थता को दिखाते हैं तो उन्हें उसी को जो है नॉन पार्टिसनशिप कहा जाता है, कि वो जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। जो भी कोई भी जो है सरकार जो है आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, कल को किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होगी, लेकिन उनका जो इंक्लिनेशन होता है, ठीक है, वो जो है वो अपने काम के प्रति होना चाहिए। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो है उनका इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। वो जो उनके जो इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ हैं या फिर इंडिविजुअल अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अगर इंक्लाइंड भी हैं तो भी अपने कार्य में, ठीक है, वो न्यूट्रल ही रहेंगे, वो अनबायस्ड ही रहेंगे। इसी को नॉन पार्टिसनशिप जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के जब वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसको जो है नॉन पार्टिसनशिप जो है कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अपनी जो भी सरकार है उसके प्रति जो है वो वफादार होते हैं, वो जो सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। ऐसा नहीं है कि जो आज कोई और पॉलिटिकल पार्टी है तो वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आए, ठीक है, तो उनकी जो अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगी तो वो अपना कार्य जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उनके जो कमिटमेंट होता है, उनका जो लॉयल्टी होती है वो सरकार के प्रति होती है। तो वो जितने भी जो कार्य करते हैं वो संवैधानिक सिद्धांतों को अपने माइंड में रख के करते हैं, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो है प्रभाव में आकर के करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर कोई भी राजनीतिक विचारधारा है, अगर उनके जो अपनी कोई इंडिविजुअल प्रेफरेंस है तो उससे भी अलग होके जो है संवैधानिक जितने भी जो सिद्धांत है उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है फेथ इन गवर्नमेंट। ये लोगों के प्रति जो है सरकार में विश्वास पैदा करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर आती है, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में है, कल को दूसरी आएगी, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं। और अगर ये अपना कार्य जो है पूरी ईमानदारी से करते हैं, संवैधानिक सिद्धांतों के ऊपर करते हैं, को माइंड में रख के करते हैं, तो उससे क्या होगा, लोगों का जो है विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति। तो लोगों में जो है फेथ होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रति। उसके लिए जो है जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका नॉन पार्टीसन होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो किसी विशेष जाति या फिर विशेष धर्म के प्रति जो है ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं। लेकिन अगर सिविल, तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी विशेष जाति धर्म के प्रति अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, उनके ही लिए जो है सारा कार्य कर रही है, तो लोगों का विश्वास जो है वो सरकार के प्रति नहीं होता। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जितने भी जो यहाँ पे लोग हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और जितने भी जो कार्य हैं उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही करें। इससे क्या होगा, इससे लोगों के प्रति जो सरकार में जो विश्वास है वो पैदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या कार्य होता है, उनका कार्य होता है नीति निर्धारण करना, उस जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की है फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करना रूट लेवल पे, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है तो उनका सिविल सर्वेंट्स का काम है कि वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के जो है कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट ना करे जिससे कि किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को ही फ़ायदा ना हो। तो ये ज़रूरी है कि जो अगर हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चाहते हैं, सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, पूरी सोसाइटी का अगर हम कल्याण चाहते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर हमें नीति निर्धारण उस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति सोसाइटी का जो है वो बेनिफिट हो।
तो इसलिए जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी सोसाइटी एट लार्ज, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए भी जो है सिविल सर्वेंट्स का नॉन पार्टीसन होना बहुत ज़रूरी है, गैर पक्षपात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे जितने भी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है जितने भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो परमानेंट है, और उन्हीं का जो है नॉन पार्टीसन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे जो है एक जो गुड गवर्नेंस जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी सत्ता चेंज होती है तो उस ट्रांजिशन पीरियड में सिविल सर्वेंट्स का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो है गैर पक्षपात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनबायस्ड एडवाइस टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों को जो है निष्पक्ष सलाह देनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी जो है यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का कार्य होता है, जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको एडवाइस करना, ठीक है, उनको एडवाइस देना, तो ये उनकी जो एडवाइस होती है ये सिंसियर एडवाइस होनी चाहिए, ये ऐसी एडवाइस होनी चाहिए जो कि सोसाइटी एट लार्ज, मासेस के कल्याण के लिए हो, ठीक है। तो इनका ज़रूरी है कि जो है ये गैर पक्षपात हो, तभी वो जो है वहाँ पे मिनिस्टर्स को जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, और साथ साथ जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको जो है उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के प्रति जो है प्रतिबद्ध होने के लिए जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पर जो है उनको जो है मिनिस्टर्स को जो है अनबायस्ड एडवाइस भी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स, नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच जो है एक स्वस्थ संबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक इन दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके प्रति जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। कोई भी पार्टी हो, ठीक है, कोई भी पार्टी जो है पावर में हो, लेकिन जो इतने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो सुनिश्चित होगी अगर वो लोग गैर पक्षपात हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सेवकों की ईमानदारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी अगर ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट है, अगर वो गैर पक्षपात होता है, ठीक है, तो उससे जो है और बहुत सारे जितने भी जो सिविल सर्विसेज को पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बना सकती हैं क्वालिटीज़, उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि पूरे प्रोसेस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है, इंटेग्रिटी उनकी देखी जाएगी, उनकी ऑनेस्टी देखी जाएगी, वो जितने भी जो कार्य करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं नॉन पार्टिसनशिप को, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी जो रिलेशनशिप्स हैं उनका जो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है, सोसाइटी एट लार्ज है, NGOs हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उनके बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पर जो है एक वो लोग हेल्दी तरीके से कार्य कर सकें। इसके बाद है सिटीज़न पार्टिसिपेशन, नागरिक भागीदारी जो है वो होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो हर चीज़ में पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर कोई भी कार्य है उसके लिए अगर सिटीज़न का पार्टिसिपेशन अगर होगा, तो वहाँ पर जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक हेल्दी तरीके से काम करेंगे, वो ऑनेस्टली जो है वो काम कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पूरे जो प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी एक कंसील जो भी इन्फॉर्मेशन जो छुपाने का कार्य है वो नहीं होगा। तो उससे जो है लोगों में जो सिविल सर्वेंट्स हैं हम कह सकते हैं कि उनमें जो है एक गैर पक्षपात की भावना आएगी, कि उनकी जो हम कह सकते हैं कि जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोगों की तरफ है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी अगर हम इंश्योर करते हैं, अगर हम उनकी जवाबदेही को इंश्योर करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग उनके गैर पक्षपात बिहेवियर को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो गैर पक्षपात हों, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि अगर कहीं पर भी कम्युनल राइट हुआ है, ठीक है, अगर कहीं
पे भी रायट्स हुए हैं और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी विशेष धर्म या जाति को फेवर कर रही है तो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर जो है वही है जो कि बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वहाँ पर काम करें और जितने भी जो दोषी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।